आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद मुसलसल लॉकडाउन और बंदिशों के बाद यहां बहुत बड़े इक्तिसादी नुकसानात भी हुए और इसके चलते यहां कारोबारी सेक्टर समेत तिजारती अंजमनों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ट्रांसपोर्टर्स भी इसकी जद में आए और कई लोग थे जो फाका कशी पे मजबूर हो गए और अभी सिलसिला रवां दवा है, यानी कि जूं का तू ही है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताए देते हैं कि मनोज सिन्हा की सदारत में यहां आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जो तिजारती अंजमनों से मिलने के बाद यहां पर एक तखमीना लगाना चाहते थे कि किस तरीके से नुकसानात की भरपाई की जाए और किस तरीके से एक पैकेज को मरकज के लिए भेजा जाए जो वो मंजूर करके यहां पर भेजे। इस हवाले से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी बदहाली को देखते हुए और मुसलसल 16 माह के लॉकडाउन के बाद यहां जम्मू कश्मीर के वासियों को शायद कुछ राहत मिले, क्योंकि सभी सेक्टर्स जो है तिजारत के हवाले से, चाहे वो सयाहत का हो, सकाफत का हो, जैसे कि मैंने कल भी कहा था और आज भी हम दोहरा रहे हैं कि हमारा हैंडीक्राफ्ट्स का शोबा हो, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, फिर अगर हम कारोबारी तबकों की बात करते हैं, हर कोई गर्ज तबका मुकम्मल तरीके पर ठप्पे के अंदर आ गया है, जिसके चलते सरकार ने अब यह फैसला किया है कि यहां के लोगों को राहत देने के लिए एक बड़े इक्तिसादी पैकेज का इंतजाम किया जाए और कोविड-19 की सूरत हाल के बीच में जिंदगी के पहिए को रवां दवा रखने के लिए बड़ी कोशिशें की जाएं। इस हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि कई मरतबा यहां की तिजारती अंजमने और यहां के दीगर इदारों के जो सरबराहान थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही वाली कई एक कमेटियों के मेंबरान से मुलाकात हुए और अपने अपने मामलात उनके सामने रखे। उसके बाद एक 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि यह कमेटी जांच करेगी कि किस तरीके से सारे मामलात को देख करके एड्रेस किया जाए और कंपलसेट भी किया जाए। बैरिकैफ आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसको मरकज के पास भी भेज दिया गया है ताकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ मरकजी हुकूमत वहां पर यह देखे कि किस तरीके से इन मामलात का अजला हो सके। और वादी के अंदर यहां लोगों का मानना है कि अगर एक बेहतर निजाम के तहत एक इक्तिसादी पैकेज आता है जो आम आदमी तक पहुंचता है तो शायद लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे महकमे हैं जिसमें मुलाजमीन के बड़े तबके काम करते हैं। अगरचे ये कहने को सरकारी मुलाजमीन ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे फंड्स के जरिए एंगेज किए गए होते हैं जो फंड्स वक्तन फवक्तन ही महकमों को दस्तयाब रहते हैं, जिसके साथ इनकी तनख्वाहें जो है मुंसलिक कर दी जाती हैं। अगर हम महकमा सेहत की ही बात करते हैं, जिस पर इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कोविड-19 के चलते और इनकी जिंदगियां भी मुसलसल खतरे के अंदर हैं, इसमें हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर चलने वाले मुलाजमीन ने मुकम्मल तरीके पर जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, जिसको आप HDF कहते हैं, इसको खत्म करने की वकालत करते हुए एहतिजाजी धरने भी दिए और एहतिजाज भी किए। और वो ये मानते हैं कि उनके 50% लोग ऐसे हैं जो इस जद में आ चुके हैं और इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। बैरिकैफ इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि बहुत सारे मुलाजमीन ने यहां श्रीनगर के अंदर एहतिजाज किया और अगर आपको याद होगा कि गुज़श्ता कई दिनों से ऐसे मुलाजमीन के कई एक तादाद है जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो नीड बेस पर काम करते हैं, या फिर अगर इंजीनियरिंग तबके के साथ NGOs की बात करते हैं, उन्होंने भी गुज़श्ता दिनों एहतिजाज किया था। उनके कई लोगों की पकड़ दकड़ भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी, जिनको बिल्कुल डिसएंगेज कर दिया गया था और उन्हें मुख्तलिफ महकमों में इस तरीके से काम दिया जाता था। उन बेरोजगार इंजीनियरों को जिन्होंने डिग्रियां तो कंप्लीट की थी लेकिन सरकारी मुलाजमतें नहीं थी, उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए बड़े बड़े काम दिए जाते थे और इस तरह से वो मिलकर के ये काम करते थे, उनका रोजगार भी चला करता था। बैरिकैफ सरकार ने एक फैसला लिया जिसके तहत इन इंजीनियर्स के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उनको काला दम करार दिया गया। वो कह रहे थे कि इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इस हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद ने भी पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को उजागर किया और कहा कि फौरी तौर पर डिसएंगेज किए गए जो इंजीनियर्स हैं उनको बहाल किया जाना चाहिए, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दोबारा काम पे लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी अपने इंतहा को पहुंच चुकी है। गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कहते हैं, पहले आपको ये दिखाते हैं। मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में, वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, जो तकरीबन
13 महीने से जब से स्टेट का डिवीज़न और डाउनग्रेड हो गई यूटी में, तब से वैसे ही टूरिज़्म ख़त्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सब ख़त्म हो गई और किसी तरह की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी 13 महीनों से नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए पुरानी सरकारें जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी तो प्रयास करती थी। 2003 में जब कोलिशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और पीडीपी में, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो एजुकेटेड और टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त की थी, जो इंजीनियर्स थे जिनकी संख्या हजारों में थी, उनको एम्प्लॉयमेंट देना असंभव था। इसलिए सरकार ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की स्कीम बनाई। पूरे देश में तो महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, लेकिन जम्मू कश्मीर शायद एक ही स्टेट था जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स था। और इनके लिए वो काम करें एज कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो उनको था ही, तो उनके लिए 5%, उनके लिए 10% रिजर्वेशन रखी थी। पूरे कामों के लिए जो डेवलपमेंट वर्क्स थे उनको अलॉट किए जाते थे। पहले जो लेता था एक ग्रुप 5 लाख से ज़्यादा काम नहीं कर सकता था, और जो जो उन ग्रुप्स को एक्सपीरियंस होता गया 5 से 10, 15, 20, 50 लाख तक किया, और बाद में जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया वो 1 करोड़ तक कॉन्ट्रैक्ट ले सकते थे। और इस तरह से 15,000 अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते थे। तो इतने सालों के बाद 2003 से लेकर तो 15,000 अनएम्प्लॉयड जो इंजीनियर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, अपनी रोजी कमाते थे। लेकिन 4 दिन पहले सरकार ने उन तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप सिस्टम को ही खत्म किया और इतने 15,000 जो इंजीनियर थे वो अब सड़क पे आ गए हैं। मैं केंद्रीय सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि उन 15,000 इंजीनियर्स को दोबारा से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम शुरू की जाए। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये थे गुलाम नबी आज़ाद जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे उन इंजीनियर्स के हवाले से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए अपना कामकाज करते थे, लेकिन ऑर्डर के जरिए इनको कालादम करार दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कैजुअल लेबर्स की बात करते हैं, नीड बेस्ड लोगों की बात करते हैं, या उन लोगों की बात करते हैं जो इसको परेशान हाल है और 7-7, 8-8 माह से तनख्वाहों के बगैर है, और अगर कुछ मुलाजमीन को जो कैजुअल लेबर्स है उनको अगर तनख्वाहें कहीं पर मिलती भी है, तो जहां इस वक्त सरकार ने एक मुकर्रर रेट की थी इन मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से, वो उन्हें नहीं मिलती है, बल्कि 500, 1000, 2000 रुपए देकर के उनको चलता कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो सरकार के पास SRO 520 के तहत एक बाज़ाब्ता ऑर्डर गया था जिसमें यह बताया गया था कि कैबिनेट ने फैसला लिया था कि इन मुलाजमीन को एक के बाद दूसरे अपनी सीनियरिटी के हिसाब से बाज़ाब्ता तौर पर नौकरियों में शामिल किया जाएगा, और ये किस किस जुमरे पर लागू अमल होगा। लेकिन फिर सरकार भी गिरी, फिर गवर्नर रूल भी आया, फिर यहां पर रियासत भी टूटी, यहां से 370-35 का भी खात्मा हुआ, लेकिन 70,000 के लगभग ऐसे कैजुअल मुलाजमीन और लेबरर्स ऐसे हैं जो आज तक सरकार के फैसले के मुंतजर है, और उनके बच्चे किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उनके घरों में वक्ती तौर पे खाना नहीं होता है। सरकार से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी सर्विसेज को मुकम्मल तरीके पर बहाल किया जाए और उनके लिए मुकर्रर शुदा जो दिहाड़ी की रेट है वो उन्हें दी जाए, जो उन्हें वक्ती तौर पे नहीं दी जा रही है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका केटीवी उर्दू कश्मीर में। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के बाद यहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों में काफी ज्यादा कमी आ गई। लीडरान को गिरफ्तार किया गया और अभी तक बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जो गिरफ्तार हैं या ये कह सकते हैं कि सेफ्टी एक्ट के तहत भी बंद है, जिनमें पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती भी काबिल जिक्र है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि गुज़श्ता दिनों भी पीडीपी ने यहां श्रीनगर के अंदर एक इजलास
इजलास मुनक्कद करने की कोशिश की थी, जिसमें सीनियर लीडरान को आने के लिए बिल्कुल रोक दिया गया और उन्हें घरों के अंदर ही रोक दिया गया। लेकिन आज वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से जो यूथ की मीटिंग मुनक्कद करने की बात की गई, अंदिए लगाए जा रहे थे कि शायद इनको यह मीटिंग नहीं करने देंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से यह मीटिंग हो गई, जिसमें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और उसके साथ साथ जो गिरफ्तार शुदा लीडरान हैं उनकी रिहाई के हवाले से कई एक मुतालबात भी रखे गए और पार्टी की स्ट्रेटजी को भी आगे ले जाने के लिए अहद किया गया। इस हवाले से आपको बताते हैं कि गुलाम नबी हांजुरा ने आज इल्जाम लगाया और कहा कि अगर के पार्लियामेंट के अंदर ये लीडरान के मुकफ़िल होने की बातें करते हैं और कहते हैं कि उनको किसी ने भी बंद नहीं रखा है, वो खुद मुकफ़िल होकर के रह गए हैं, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आज वो चोरी छुपे किसी और काम की गरज से निकले और यहां मीटिंग तक पहुंच गए, बल्कि सरकार ने उन्हें घरों के अंदर ही नजरबंद रखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि पीडीपी को जानबूझ करके यहां पर कोई भी मीटिंग या इस तरह की पब्लिक गैदरिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस हवाले से क्या कुछ गुलाम नबी हांजुरा कहते हैं, आइए आपको पहले दिखाते हैं। परमिशन नहीं लिया आज, टू बी फ्रैंक एनफ। कल जो पार्लियामेंट में बयान आया होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने कहा कि किसी को हमने हाउस अरेस्ट नहीं रखा है, किसी भी लीडर को, कोई भी लीडर हाउस अरेस्ट, हाउस डिटेंशन में नहीं है। तो उस जो उनका जवाब था उसको के मद्देनजर हमने आज कोशिश की घर से निकलने की। हालांकि सिक्योरिटी वालों ने मुझे अपने गेट पर रोका भी, लेकिन मैंने उनको विस्क किया और मैं निकल गया, प्राइवेट गाड़ी में निकल गया और यहाँ ऑफिस में पहुँच गया। लेकिन ये जो विदाउट सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं है, कोई पीएसओ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, मैं प्राइवेट गाड़ी में आया हूँ। और इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट हिंदुस्तान का जो बड़ा पार्लियामेंट है और माना जाता है कि जमहूरियत जो है हिंदुस्तान में पनप रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद भी कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, आज हमारे कई लीडरों को बाहर नहीं जाने दिया गया। मैं भी ये समझो कि मैं भी चोरी आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ मीटिंग रखी थी हमारे यूथ ने, हमारे नौजवान हैं, पीडीपी यूथ विंग है, उन्होंने मीटिंग रखी थी और मैंने तहिया किया था कि मैं आज निकलूंगा और ये इनका झूठ का पलंदा जो है ये बाहर आ जाए कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है, जबकि 13 महीने, 13.5 महीने से मैं 13.5 महीने के बाद निकला हूं घर से। और ये झूठ इनका पूरी दुनिया को पता चलना चाहे कि ये कितना झूठ बोलते हैं। अभी तकरीबन 20 जो हमारे लीडरान है वो नजरबंद है, जो घरों में नजरबंद है। उसके अलावा हमारी जो प्रेसिडेंट है महबूबा जी, उस पर PSA लगाया गया है, वो भी अरेस्ट है, वो भी डिटेंशन में है, तो वो भी पिछले 13 महीने से है। उसके बगैर 20 लीडर जो हमारे हैं वो हाउस अरेस्ट है। देखिए, मैं आपको साफ ये बताऊंगा कि मुझे नहीं पता, आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर पार्टीज, अदर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है इस जम्मू कश्मीर में इस वक्त कि हर एक पार्टी जो है, हर एक लीडर जो है वो बहुत परेशान है। लेकिन जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, मैं सीधी सी बात आपको ये बताऊंगा कि बीजेपी को और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, उनको बहुत डर लगता है पीडीपी से। जो उन्होंने किया कश्मीरियों के साथ, जो उन्होंने किया जम्मू कश्मीर के साथ, एक तो दफा 370 हटाया, 35A हटाया, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ स्टेट को जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी और 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया, लद्दाख को अलग किया और जम्मू कश्मीर को अलग किया। ये जतलाता है कि उनको जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ कितनी हमदर्दी है। हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त को उन्होंने किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली किया, गैर कानूनी तौर किया, जो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन थोपा गया, दफा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादती हो गई जम्मू कश्मीर के रियासत के साथ, बहुत ज्यादती हो गई जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, ताकि वो भी, उनको भी पता चलना चाहे कि जो जमहूरियत का दावा करते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत का दावा करते हैं, उनको भी ये पता चलना चाहे कि यहाँ किस तरह से इंसानी हुकूक को पामाल किया गया हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में। यहाँ किस तरह से इन्होंने दफा 370 हटाया, जो गारंटी थी, जो हमारे जो इल्हाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, उसके लिए वो एक पुल का काम करता था। और इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इससे नहीं होती है, डेवलपमेंट अब होगी। हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कितना डेवलपमेंट हुआ हमारे कश्मीर में, हमारी जम्मू कश्मीर में। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, लोग परेशान हाल हैं।
चाहे टूरिज्म के साथ जो वाबस्ता है, चाहे हार्टिकल्चर के साथ जो वाबस्ता है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे शिकारा वाला है, जो भी है, मजदूर है, सब परेशान है। किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है आज। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर जो इन्होंने मुसीबत का पहाड़ डाला है, मेहरबानी करके जो भी है हिंदुस्तान के जो भी हमारे साथी हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको चाहे कि वो आगे आए और बीजेपी को ये जवाब दें कि ये आपने अच्छा नहीं किया। स्ट्रेटजी ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी वो बहाल हो जाए, और उनको लगता है कि ये स्ट्राइव करेंगे, ये जदोजहद करेंगे, और हमने भी तहिया किया है कि हम जदोजहद करेंगे और ये कोशिश करेंगे हम कि दफा 370 और 35 से वापस आना। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी अलग पार्टी है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो डिक्लेरेशन हो गई है, ये गुपकार डिक्लेरेशन, हम उसकी के वादाबंद है। जो फारूक साहब ने भी कहा, जब उनको रिहा किया गया तो उन्होंने भी कहा कि जो हमने डिक्लेरेशन 4 अगस्त को की थी, 4 अगस्त 2019 को की थी, हम उसके पाबंद हैं। जी नाज़रीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका केटीवी उर्दू कश्मीर में। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आज जायजे के दौरान मीडिया के साथ बात की। वो बैक टू विलेज 3 के सिलसिले में उठाए गए इकदामात के हवाले से बात कर रहे थे। इस दौरान इस ट्रेनिंग कैंप में मुलाजमीन को यह बताया गया कि वो किस तरह से अवामी मामलात को हल करेंगे। इस मौके पर जब मीडिया ने उनसे कुछ सवालात किए तो उनके जवाबात देते हुए चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कुछ यूं कहा। आपने देखा होगा कि 2 बार ऑलरेडी बैक टू द विलेज हुआ है। B2V1, B2V2 हम बोलते हैं। अगले महीने 2 अक्टूबर से B2V3 बैक टू द विलेज शुरू होने वाला है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा फर्क लाने के लिए अभी मुहिम आवाम या जन अभियान जो भी बोलो, उस नाम से शुरू किया है। 3 हफ्तों के लिए अभी से लेके 30 सितंबर तक सारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स या ब्लॉक्स या जहाँ ब्लॉक पास है तो 2-2 ब्लॉक्स को मिला के जैसे यहाँ किया है, वहाँ पर सारे अधिकारी हफ्ते में बैठेंगे वेडनेसडे को, और वहाँ पर खास करके पब्लिक के पर्सनल प्रॉब्लम्स, माने नॉट बड़ी डिमांड्स, वो B2V में लेंगे। जैसे स्कॉलरशिप, किसी का बैंक का प्रॉब्लम या किसी का डोमिसाइल का या किसी सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो, वो सबकी यहाँ लेके या जहाँ तक हो सके उसी दिन, नहीं तो अगले वेडनेसडे को यहीं पे निराकरण करें। और दूसरा, शिकायतों को लेके वो दर्ज करें। और तीसरा, जनरली पब्लिक से बातचीत करें। और पूरे जिले का अधिकारी, इसमें आप देख रहे हैं कोई श्रीनगर या जम्मू से नहीं आ रहा है, केवल लोकल लोग हैं। और ये 3 हफ्ते अगर चलता रहा, 2 अक्टूबर से हम लोग बैक टू द विलेज करेंगे। उस दिन अधिकारी आएंगे, 2 रात बिताएंगे, 1 रात नहीं, क्योंकि क्या है कि एक दिन आके अगले दिन कट लेते हैं। पूरे 2 रात मैंने एक पूरा दिन फंसेंगे वहां पर, वो रहेंगे, B2V तक काम करेगा। ये अगर इसका हमें नतीजे अच्छे निकले तो हमारा विश्वास है कि ये तो ब्लॉक दिवस है, इसको परमानेंट कर देंगे। मैं एक चीज एग्जैक्टली कहूंगा, कुछ काम हुए हैं, काफी काम नहीं हुए हैं, ये एक्चुअल पोजीशन है। बीच में क्या हुआ कि बजट इधर उधर हो गया, कुछ अदर डेवलपमेंट्स, फिर कोविड, हाँ सर्कमस्टांसेस, इसीलिए हम लोगों ने DCs को और पंचायतों को पैसे छोड़े हैं। हर पंचायत को 10 लाख दिया गया है। अभी कुछ और पैसे आज सुबह फाइनल हुआ है, कल और रिलीज होगा। इनके पास ऑलरेडी हर पंचायत के पास 14th फाइनेंस कमीशन से 10 से 25 लाख रुपए ऑलरेडी है। ये सब मिला के गाँव में छोटे काम हो, बड़े काम की नहीं। बड़े काम के लिए LG साहब ने अपनी प्रायोरिटीज बड़े स्पष्ट निर्धारित किए हैं। हर गांव 100% 3 चीज, सड़क, बिजली, पानी, हर घर भी 3 चीजें यही बस। उसने बोला बड़ी बात ही नहीं, ये 3 हो। हेल्थ में हर आदमी के पास 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, अमीर गरीब आदमी औरत कोई फर्क नहीं, सबके लिए मिलेगा। कहाँ से क्या पैसा आ रहा है वो हम पे छोड़ दें। ये हिंदुस्तान में पहला प्लेस होगा जहाँ सबके पास, कोई भी बम्बे जाके कल अपना इलाज करवा लगेगा। हमको विश्वास है कि 30 अक्टूबर तक सबको ये कार्ड्स मिल जाएंगे। हम यही कहेंगे कि कोविड से बच के रहिएगा, प्रिकॉशंस लीजिए, जिंदगी नॉर्मल करिए, आगे बढ़िए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, जिंदगी अच्छी रहे। वापस लोगों का विश्वास जीत रहे हैं कि भाई पैसे दे के काम शुरू करके कई सारे मीटिंग्स लिए हैं हर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से, रूरल डेवलपमेंट, R&B, बिजली, धक्का दे रहे हैं काम करवाने का। आप जैसे सुन रहे हैं 2 प्रकार की हैं,
कुछ कामों पे काम नहीं हुआ है, दूसरे में सिर्फ जवाब भी दे रहे हैं कि काम चालू हो गया है, चालू हो गया है। जब हम लोग गाँव में खुद रहेंगे ना, उस समय एक्चुअल फीडबैक मिलेगा। गुस्सा भी सुनने के लिए आए हैं, ये नहीं है कि गुस्सा से बचना चाहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये थे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, जो बैक टू विलेज 3 की कारकर्दगी के हवाले से और अवामी शिकायत के हवाले से और अजाले के हवाले से बात कर रहे थे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, उधर DC बांडीपुरा ने अवामी मुश्किलात को देखने के लिए अवामी मुहिम का आगाज किया और इस तरीके से उन्होंने लोगों की एक अच्छी खासी तादाद से मुलाकात की। आलू साहब बांडीपुरा में आज अवामी दरबार के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अवाम के मामलात सुने और उनको मौके पर ही हल करने के लिए अफसरान को हिदायत दी। आपको दिखाते हैं कि DC बांडीपुरा के साथ अवाम का यह दरबार किस प्रकार का था। मॉडर्न आयुष डिस्पेंसरी यहाँ पे शुरू हो जाएगी और एक डॉक्टर भी जो है वो आयुष के डॉक्टर वो यहाँ पे बैठेंगे, तो आपकी ये डिस्पेंसरी अपग्रेड हो गई। BMGSY रोड के मुतालिक जो यहाँ पे बातें की गई, एक्शन साहब इसका जवाब देंगे। यस सर, लास्ट में 3 किलोमीटर जो है उस 15 साल के बाद एक गाड़ी डाली थी सर, 15 साल के बाद फिर गया होगा ठेकेदार, पता नहीं कहाँ गया सर, मुझे नहीं पता। आप सर जब इसकी गया मुझे ठीक है, इनको नहीं मिलेगा जी ना, कोई तरफ से एक केस आया, ऐसे ही अगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए तो क्यों नहीं देंगे सड़क के किनारे, सड़क उनके देंगे PDD वालों को हाई टेंशन लाइन। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें सड़क के किनारे PDD पोल्स जो हाई टेंशन के आ रहे हैं उनकी लाइन चाहिए और चाहिए, क्योंकि हमें जब बर्फ पड़ती है। हार्टिकल्चर बहुत अच्छे तरीके से हमें चल रहा है और चल भी रहा है, चलाता भी है, लेकिन एक जिला उनसे है ठीक तरीके से नहीं है। एग्रीकल्चर भी अच्छे तरीके से आप अगर सर विजिट करोगी उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतनी जितनी हमारी STO PHE में जो बिल्डिंग बनी, इतने रुपया उसको लगे हुए हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा है सर। हर पब्लिक दरबार में हम ये कहते जा रहे हैं, न जाने हमारी कौन सी बदकिस्मती है कि एक रोड जो मैगडम डालना था 1 किलोमीटर पिछले 10 सालों से सर, हम यहाँ जो RNP वाले जो बैठे हुए हैं उनका एक्शन साहब, पिछले 10 सालों से हम उनसे गुजारिश करते हैं, बदलते रह गए एक एक करके, और वो मैगडम हम इतना नहीं मानते। हमारी बड़ी बेटा तो आप देख रहे थे KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। आज के शुमारे से हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाजत कि आप जहां भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी रखिए अपने दुआओं में शामिल। खुदा हाफिज नासिर।